उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर दी गई है। स्वतंत्र भारत में इस तरह का कानून लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि हमने जो कहा वो किया। सीएम धामी ने कहा कि फरवरी 2022 को हमने वादा किया था कि सभी नागरिकों को समान अधिकार देंगे। इधर समान नागरिक संहिता का क्रांतिकारी फैसला लिया गया, उधर देश में विरोध शुरू हो गया है। मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा ए हिंद ने इस पर नाराजगी जताई है और अदालत जाने की बात कही है। जमीयत उलमा ए हिंद के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू करके न केवल नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला किया गया है, बल्कि ये कानून पूरी तरह से भेदभाव पर आधारित है। समान नागरिक संहिता पर राजनीति विरोध की बातें आपको बताऊं, उससे पहले आपको इस प्रावधान की खास बातें जाननी जरूरी है। पहली चीज, सभी के लिए समान नियम। यूसीसी लागू होने के बाद शादी, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत के नियम सभी धर्मों और समुदाय के लिए समान होंगे। इससे हलाला जैसी कुप्रथाओं का अंत होगा और महिलाओं को समान अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे। दूसरी चीज, विवाह और लिव इन संबंधों का पंजीकरण। विवाह और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण के लिव इन संबंध 1 महीने से अधिक चलने पर 3 महीने की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। विवाह पंजीकरण न होने पर 25,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब तीसरी चीज आपको बताएं तो डिजिटल पोर्टल की व्यवस्था। विवाह और लिव इन संबंधों का पंजीकरण ऑनलाइन करने के लिए एक डिजिटल पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र 7 दिनों के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। चौथी चीज यह है कि 2 विवाह और बहुविवाह पर प्रतिबंध। यूसीसी के तहत एक ही पत्नी होनी चाहिए। अगर किसी युवक का विवाह हुआ है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता है, उसे उसके साथ दूसरे जीवन साथी नहीं होनी चाहिए। 5वीं चीज ये है कि उत्तराधिकार और विरासत। वसीयतनामे में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आधार आधारित दस्तावेज का पंजीकरण और गवाहों की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की गई है। लड़कियों और लड़कों को उत्तराधिकार में समान अधिकार मिल गया है। मुस्लिम संगठनों का विरोध में तर्क क्या है, अब आपको वो बताते हैं। देखिए, पारिवारिक मामले होते हैं, शादी का मसला हो, तलाक का मसला हो, जमीन का मसला हो, इन सब पर यह कानून असर करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे अधिक विरोध मुस्लिम समुदाय करता है। मुस्लिमों का कहना है कि अनुच्छेद 25 के तहत सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और संविधान उन्हें शरिया कानून मानने की इजाजत देता है। 3 तलाक के खिलाफ कानून बना, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। महिलाओं पर शोषण और बढ़ गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड से सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि अन्य धर्म के लोगों को भी नुकसान है। यूसीसी लागू हुआ तो आदिवासियों की रूढ़ियों और उनके नियमों और परंपराओं का क्या होगा? यूसीसी का फायदा सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून होंगे तो निजी कानूनों की आड़ में महिला उत्पीड़न बंद होगा। धर्म के आधार पर महिलाओं से भेदभाव भी रुकेगा। 3 तलाक के बाद हलाला जैसी कुरीतियों पर भी लगाम लगेगी और गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे जैसे विवादों का जो हल है वो संविधान के तहत होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन रुकेगा। कहां-कहां यूसीसी को लेकर तैयारियां हैं वो भी आपको बताते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश और गुजरात पहले ही यूसीसी लाने के प्रयास शुरू कर चुके हैं। असम में यूसीसी को लेकर मसौदा तैयार हो चुका है। मुस्लिम देशों में समान नागरिक संहिता। दुनिया भर में ऐसे कई देश हैं जहां महिलाओं और पुरुषों के लिए समान सिविल कानून लागू हैं। इनमें मुस्लिम देश भी शामिल हैं, जैसे इंडोनेशिया, अजरबैजान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, मिस्र और अन्य देश। यानी यहाँ पर आप चाहे किसी भी धर्म का पालन करते हो, महिलाओं और पुरुषों के लिए समान कानून है। तुर्की ने 2002 में अपने पुराने सिविल कानून में बदलाव किया। नए कानून के मुताबिक तलाक, विवाह और संपत्ति के बंटवारे के मामले पर समान कानून लागू है। शादी की उम्र भी महिलाओं और पुरुषों के लिए समान है।
2002 से पहले तुर्की में ऐसा नहीं था। 1926 से ही ऐसा कानून चला आ रहा था जिसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग कानूनी प्रावधान थे। लेकिन 2002 में तुर्की ने संविधान में बदलाव कर दिया। उसके बाद यहाँ पर समान सिविल कानून को अपनाया गया है। मुस्लिम देश इंडोनेशिया में शादी और तलाक दोनों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। जब तक अदालत अनुमति प्रदान नहीं करती है तब तक आप इस मामले में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अजरबैजान भी एक मुस्लिम बहुल देश है। यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त हैं, फिर चाहे वो शादी का मामला हो या तलाक का या फिर संपत्ति बंटवारे का। सऊदी अरब भी सिविल कानून बदलने पर विचार कर रहा है। शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि अन्य सुविधाओं को लेकर वहां भी जो बहस है वो तेज हो गई है। बच्चों को गोद लेने के मामले की अगर बात करें तो उसमें भी बदलाव किए गए हैं। सऊदी अरब एक संपन्न देश है, लिहाजा इसका असर दूसरे मुस्लिम देशों पर कहीं अधिक पड़ता है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी समान नागरिक कानून लागू है। यहाँ भी शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, तलाक का भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। गोद लेने के मामले में महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार है। यहाँ पर 2018 में इस दिशा में व्यापक बदलाव किए गए थे। उत्तराखंड से पहले भारत के एक राज्य में है समान नागरिक संहिता। 1867 में पहली बार पुर्तगाल में ये कानून बना और 1869 में इसे पुर्तगाल उपनिवेशों में भी लागू कर दिया गया। 1962 में पोर्चुगीज सिविल कोड को भारत ने भी गोवा, दमन और दीव एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1962 के सेक्शन 5A में जगह दी, जबकि 1966 में पुर्तगाल अपने ही देश में इस कानून को नए सिविल कोड से बदल चुका है। गोवा सिविल कोड क्या है वो भी आपको बताते हैं। देखिए, गोवा सिविल कोड गोवा का UCC है। यहाँ सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू हैं। जैसे पहली चीज, गोवा में शादी के बाद अगर शादी के वक्त कोई ऐलान अलग से ना किया गया हो, दोनों एक दूसरे की संपत्ति के बराबर के हकदार होंगे। तलाक की स्थिति में पत्नी आधी संपत्ति की हकदार होगी। दूसरी चीज यह है कि माँ बाप को कम से कम आधी संपत्ति अपने बच्चों के साथ साझा करनी होती है, जिसमें बेटियां भी बराबर की हिस्सेदार होती हैं। तीसरी चीज यह है कि शादी के रजिस्ट्रेशन के 2 चरण होते हैं। पहले चरण में औपचारिक तौर पर शादी की घोषणा की जाती है और इस दौरान लड़का लड़की और उनके माँ बाप का होना जरूरी है अगर लड़की की उम्र 21 साल से कम है। और इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत होती है। वहीं दूसरे चरण की अगर बात करें तो शादी का पंजीकरण होता है। इसमें दूल्हा दुल्हन के अलावा 2 गवाह का होना जरूरी है। चौथी चीज यह है कि चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, वो एक से अधिक शादी नहीं कर सकता है। पांचवी चीज यह है कि गोवा में इनकम टैक्स पति पत्नी दोनों की कमाई को जोड़कर लगाया जाता है। अगर पति और पत्नी दोनों कमाते हैं तो दोनों की कमाई को जोड़ा जाता है और कुल कमाई पर टैक्स लगाया जाता है। UCC पर अंबेडकर के विचार क्या हैं वो भी आपको बताते हैं। देखिए, संविधान सभा में बहस के दौरान अंबेडकर की राय ये थी कि समान नागरिक संहिता जरूरी है, लेकिन इसे स्वैच्छिक बनाया रखा जाना चाहिए। 23 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा की बहस में समान नागरिक संहिता के पक्ष में जोरदार दलीलें दी थी। संविधान सभा में कुछ सदस्यों, खासकर मुस्लिमों के विरोध पर अंबेडकर ने UCC को धीरे धीरे लागू करने की सलाह दी। तब अंबेडकर ने यहाँ तक कि कहा था कि भविष्य में संसद इस तरह से शुरुआत कर सकती है कि ये संहिता जो है स्वैच्छिक होगी, सिर्फ उन लोगों पर लागू हो जो हलफनामा देकर कहें या कि वो इसे मानने के लिए तैयार है। अंबेडकर ने कहा था कि ये कोई नया तरीका नहीं है। 1937 में के शरीयत एक्ट में ये तरीका अपनाया जा चुका है। शरीयत एक्ट 1937 नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को छोड़कर पूरे भारत में लागू था। कानून में कहा गया था कि ये सिर्फ उन मुसलमानों पर लागू होगा जो शरिया कानून को चाहते थे। इसके लिए उन्हें एक हलफनामा देना होता था कि वे इसे मानने के लिए तैयार हैं। उसके हलफनामा देने के बाद ये कानून उसके और उसके उत्तराधिकारियों पर लागू हो जाता था।
अब पीएम मोदी ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सेकुलर सिविल कोड की जरूरत बताई है। पीएम मोदी ने कहा कि वे कानून जो देश को धर्म के नाम पर बांटते हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है और गलत कानूनों के लिए आधुनिक समाज में कोई जरूरत नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा नागरिक संहिता एक कम्युनल नागरिक संहिता है। अब हमें एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की आवश्यकता है। मैं इस पर बहस चाहता हूं। जो कानून सांप्रदायिक और भेदभावपूर्ण है उनके लिए कोई स्थान नहीं है। हमें एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की आवश्यकता है। शाहबानो केस में अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने भी देश में यूसीसी लाने की बात कही थी। कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि देश के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए किसी भी आधिकारिक गतिविधियों का कोई सबूत नहीं है। एक समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय हित में मदद करेगी। सरकार के पास नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया है और निसंदेह उसके पास ऐसा करने की विधायी जो क्षमता है। यदि संविधान का कोई अर्थ रखना है तो शुरुआत करनी होगी।